जय हिंद दोस्तों। ये हमारा सिविल कोर्ट मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हम लोग जो है 90 मार्क्स का जो है प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें हिंदी से प्रश्न, इंग्लिश से प्रश्न, ठीक है, कंप्यूटर से, रीजनिंग से और जो है जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर आपको क्लास कहीं भी नहीं मिलेगा। फुल प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग फुल सेट सोल्यूशन देखते हैं और एग्जाम में जो है ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हमारा है। सबसे पहले सेक्शन वाइज हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा वो 35 अंक का 35 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा। आउटलाइन, वेब लेआउट या प्रिंट लेआउट या रीड मोड। अब बताइए व्यू ऑप्शन दिखाता है, इनमें से कौन सा जो है व्यू ऑप्शन में आप देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि वेब लेआउट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेब लेआउट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर, वेब लेआउट। एमएस वर्ड में वेब लेआउट जो होता है ना, वो व्यू ऑप्शन दिखाता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होता है, वेब लेआउट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एमएस वर्ड में व्यू ऑप्शन होता है वेब लेआउट। ठीक है, तो आप जो है रीड मोड, प्रिंट लेआउट ये मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वेब लेआउट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एमएस वर्ड में व्यू टैब में सभी सेक्शन पर उनके कुछ ऑप्शन भी होते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट भी उसमें होता है। ठीक है, फिर वेब लेआउट भी होता है, आउटलाइन भी होता है। ठीक है, और फुल स्क्रीन रीडिंग भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ में आपको ड्राफ्ट मोड भी दिखाई देगा। ठीक है, ये भी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर की एमएस वर्ड के हाल ही संस्करणों में जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो उसमें जो है चेंज केस दिखाई देता है। ठीक है, 2016 वाला में क्या दिखाई देता है, चेंज केस दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें चेंज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, चेंज केस, ठीक है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, फॉन्ट डायलॉग लॉन्चर, फॉन्ट कलर, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की एमएस एक्सेल वर्कशीट में, अगर हम बात करें एमएस एक्सेल वर्कशीट में, जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल्स को एक रेंज के रूप में सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में आपको क्या प्रदर्शित देखने को मिलेगा, तो वो जो मिलता है वो है B3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रोम ब्राउजर की बात करें तो क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अब क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए, यानी जो भी खुला टैब है, ठीक है, तो क्या होगा, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और टैब दबाइए, तब क्या पहुंचेगा, कंट्रोल शिफ्ट और टैब से आप जो है प्रत्येक खुले टैब में पहुंचे जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रोम ब्राउजर से शॉर्टकट, अल्ट प्लस एफ से क्या होता है, तो क्रोम का मेनू बार खुलता है। ठीक है, अल्ट और एफ दबाने से मेनू बार खुलता है। शिफ्ट अल्ट और टी दबाने से क्रोम का टूल बार में पहले आइटम पर फोकस सेट करना होता है और अल्ट शिफ्ट और आई दबाने पर फीडबैक फ्रॉम खुलता है और कंट्रोल प्लस F6 दबाने पर सीधे वेब कंटेंट पर चले जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है, यूआरएल का इसमें से भाग क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई यूआरएल होता है ना, जैसे अगर हम यूआरएल का फुल फॉर्म तो सबसे पहले याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और यूआरएल आपको कैसे मिलेगा, जैसे HTTP होता है, ठीक है, तो स्लैश हो गया www, ठीक है, मान लेते हैं कि google.com, google.com। ठीक है, तो ये जो कॉम होता है ये टॉप लेवल डोमेन होता है। ठीक है, और ये जो होता है गूगल, ये डोमेन नेम हो गया। ठीक है, ये www जो होता है सब डोमेन होता है और ये जो होता है HTTP ये होता है प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है, प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर। तो इसमें बोल रहा है कि एक भाग नहीं है, इसमें आईपी एड्रेस भाग नहीं है। क्या है, आईपी एड्रेस भाग नहीं है। बाकी देखिए प्रोटोकॉल है, डोमेन एड्रेस भी है और क्वेरी स्ट्रिंग भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, तो आईपी एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1 किलोबाइट, 1 KB कितना, एक केबी जो है कितना बाइट के बराबर होता है? 1 KB जो है कितना बाइट के बराबर होता है? तो 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि स्पेलिंग चेक करने का शॉर्ट की कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं F7। स्पेलिंग चेक करना है आपको तो कौन सा की है? F7 जो है स्पेलिंग चेक करने का शॉर्ट की है F7, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब F1 आपको मान लीजिए फंक्शन की संख्या 12 होती है। अगर F1 पूछे तो हेल्प विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है, हेल्प विंडो ओपन करने के लिए F1। F2 क्या है? तो फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है तो F2 क्लिक कीजिए। और F9 जो होता है वो किसी विंडो को बंद करने के लिए F9 होता है। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस F4 से भी विंडो जो है क्या होता है? विंडोज नहीं होता, सिस्टम ऑफ हो जाता है। F5 क्या होता है? तो किसी भी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए F5 होता है। तो हमने देखा F1, ठीक है, F1 क्या करता है? हमने बताया कि हेल्प विंडो ओपन होता है। ठीक है, F2 क्या करता है? तो F2 जो होता है रीनेम करता है फोल्डर को या फाइल को। F9 क्या करता है? तो किसी विंडो को बंद करने के लिए हम F9 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई विंडो खुले हुए हैं तो उसको बंद करने के लिए F9 का इस्तेमाल करते हैं। और F5 क्या है मेरे भाई? तो किसी भी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करना है तो F5 का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि डब्ल्यू का आविष्कार जो है किसने किया था? तो टी बर्नस ली ने किया था। किसने किया था? टीम बर्नस ली ने किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? टीम बर्नस ली ने किया था। चलिए आप लोग बता दीजिए कि कब किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि MS एक्सेल 2010 में किसी भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? मैक्स, मिनिमम, एवरेज। क्या हो जाएगा? एवरेज। अगर MS एक्सेल 2010 में किसी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करना, तो औसत होता है एवरेज ही, तो एवरेज हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट है कि विंडो में वॉलपेपर से बदलते हैं। विंडो में वॉलपेपर किससे बदलते हैं? अब बताइए, विंडो में अगर आपके पास सिस्टम होगा तो वॉलपेपर बदलने के लिए हम सभी जानते हैं कि कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से ही वॉलपेपर को हम क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर को डेटा के रूप में जो संग्रहित किया जाता है वो बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। किसमें? तो बाइनरी के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला संख्या पत्ती में एक तो होता है द्विआधारी संख्या पत्ती, दूसरा होता है ऑक्टल संख्या पत्ती, और एक होता है हेक्साडेसिमल संख्या पत्ती। और बाइनरी संख्या कितना होता है? 01 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है क्या? ऑन। ठीक है, ये बाइनरी संख्या 0 का अर्थ क्या होता है? ऑफ होता है। ठीक है, और 1 का अर्थ होता है ऑन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। किसको माना जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क? तो अपारनेट को। ठीक है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो माना जाता है वो कौन है? अर्पानेट है। क्या है? अर्पानेट। अर्पानेट जो है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, अर्पानेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अर्पानेट जो है इसकी शुरुआत जो हुआ था 1960 में ही किया गया था। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1960 में ही अर्पानेट जो है शुरुआत किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत 1960 में ही अर्पानेट नामक एक परियोजना में मिली, जिसे अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए NSF नेट जो है, NSF नेट राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेटवर्क के लिए किया गया था। आईनेट जो है इंटरनेट नेटवर्किंग या इंटरनेट नेटवर्किंग जो है प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों की नीतियों के विकास के लिए किया गया था। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहले पूछा था तो याद रखना अर्पानेट। ठीक है, और कब? 1960 का ये भाई मामला। ठीक है, कब का है? 1960 में ही शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए, आउटपुट देखना है
तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का। तो आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सा की दबाते हैं? अब बताइए, नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप जो है कौन सा की दबाते हैं? तो आप दबाते हैं नंबर, तो नम लॉक दबाएंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहां से जो है हमारा मैथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या है, मैथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए, अब देखिए कैप्स क्यू आपको पता होगा, कैप्स लॉक और नम लॉक के बारे में ना। हाँ, तो वो टूगल बटन होता है। ठीक है, इसे टूगल बटन कहा जाता है। अब देखिए, कोई धनराशि जो है पी और क्यू और आर में इस प्रकार बांटी जाती है कि जब पी को 1 रुपया मिलता है, पी को 1 रुपया मिलता है तो क्यू को 75 पैसा। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 रुपया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पी को अगर 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है? 1 रुपया, यानी 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो क्यू को कितना मिल रहा है? 75 पैसा मिल रहा है। अब वहीं पे बोल रहा है, और जब क्यू को 1 रुपया मिलता है तो आर को 50 मिलता है। और क्यू को अगर बाल रहा है, क्यू और आर में, तो क्यू को अगर 1 रुपया मिल रहा है यानी 100 पैसा मिल रहा है, तो आर को कितना मिल रहा है? 50 पैसा मिलता है। तो यदि कुल धनराशि आर को 36 रुपये मिलते हैं, अगर यहाँ पे कुल धनराशि जो है आर को कितना मिल रहा है? 36 रुपया मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? 36 रुपया मिल रहा है। तो पी को कितने रुपए मिलेंगे? तो पी का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, पी, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए ना कि आप इसको काट दीजिए। ठीक है, तो आसान होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे 20 पचे 100 और इसे जो है 15 पचे 75 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 पचे 20 हो गया और ये 3 पचे 15 हमारा हो गया। ठीक है, इसको भी काट देते हैं 20 पचे 100। ठीक है, और 10 पचे 50, माफ कीजिएगा, 20 पचे 100, 10 पचे 50, 10 दूनी 20, यानी 2:1। तो कहने का मतलब है, अगर हम निकाले अनुपात, तो पी और क्यू कितना, पी और माफ कीजिएगा, पी क्यू और आर का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू कितना है भाई? तो पी क्यू का रेशियो जो है 4:3 है और क्यू आर का रेशियो कितना है? 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 8, 6 और 3, इसमें बोल रहा है कि यदि कुल धनराशि में आर को 36 रुपया मिल रहा है, आर को कितना मिल रहा है? 36 रुपया। आर कितना है? 3 है, तो इसको 36 मिला है, तो कितना मिल रहा है? तो 12 गुना मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12 गुना। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना गुना मिल रहा है? 12 गुना ही तो मिल रहा है ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो पी को कितना मिलेगा? तो 12 गुना कर देंगे इसका पी को, तो 12 8 कितना हो जाएगा? तो 12 8 हो जाएगा 96, यानी 8 में हम कितना से गुना कर देंगे? 12 से गुना कर देंगे, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, तो 96 रुपया मिलेगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि जो है एक निश्चित रेट पता नहीं है, तो 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? अगर 10 ईयर की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स में जो हो रहा है खुद का, वो कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है तो वार्षिक ब्याज उसी दर पर वो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो बिल्कुल आसान है। कितने वर्ष में बोल रहा है ना, तो 10 गुने कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से ही गुना कर देंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान होता है, 20 वर्ष में हो जाएगा इसका आंसर, माफ कीजिएगा, तो इसका 20 ईयर्स में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगाता है। ए जो है वो बी की तुलना में कितना लगा रहा है? 8 घंटा अधिक समय लगाता है। डिस्टेंस से तो 160 ही है। ठीक है, यदि अपनी चाल को वो दुगना कर देता है, अपनी चाल को क्या कर देता है? वो दुगना कर देता है, तो उसे दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगाता है। तब बी की तुलना में दोगुना करने पर उसी दूरी को चाल तय करने में कितना? बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगाता है। तो बी का चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 160 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 160 है। तो दूरी बटा क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है, और चाल हमें नहीं पता है, तो ए का चाल मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है,
और वहीं पे बी का चाल कितना है, तो बी का चाल मान लेते हैं कि वाई है, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है कि 8 घंटा अधिक। अब ये हमारा जो है इक्वेशन क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट हमारा हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है ना कि डिस्टेंस तो वही है, लेकिन यहाँ पे जो है चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है कि यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है, यानी ए जो है अब अपनी चाल को दोगुना कर दे रहा है, यानी 2x कर दे रहा है, ठीक है, और बी की चाल जो है वही रहेगी, वाई की वाई रहेगी, तब क्या हो रहा है, तब जो है बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगाता है। तो ये हमारा समीकरण सेकंड निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई का हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ए और बी का चाल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 अंकों की, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6 और 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा है, तो 1 बच रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 1 बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेष 1 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो कौन सी संख्या और उसका अंकों का क्या निकालना है, योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले 3, 4, 6, 15 और 20 का जो हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3, 4, 6, 15 और 20 ऐसी कौन संख्या है जो कट जाती है, जो 60 जैसे न्यूनतम संख्या जो 60 कट जाती है, ठीक है। अगर हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लें तो 3 अंक की सबसे बिगेस्ट संख्या कौन होती है, 3 गुना, हम सभी जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचना चाहिए, 1। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, उस संख्या के अंकों का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अब 60 से डिवाइड करेंगे, इस संख्या को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माफ कीजिएगा, इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार हम लगाएंगे भाई, ये हमारा हो जाएगा 60, फिर 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 399, ठीक है। फिर 16 6 36 यानी कितना हो जाएगा 360, तो हमारा बच गया 39, ये हमारा बच गया क्या 39। अब देखिए 39 हम अगर हम कोई संख्या है, जैसे ये संख्या हमारा 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 39 हम घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगा वो तो पूरा पूरा कट जाएगा 60 से, जैसे 960 आता है, 900 कितना आएगा 960 आएगा, तो ये तो पूरा पूरा संख्या कट जाएगा ना, पूरा पूरा संख्या कट जाएगा, लेकिन बोल रहा है क्या कि शेष 1 बचना चाहिए, तो शेष 1 बचने के लिए इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगा 961, और 961 को सब संख्या को हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 कितना हो जाएगा 16, यानी यही बोल रहा था, तो 16 आंसर इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तू न जमी बादशाही के बाद छोड़ के वादे छोड़ के। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 और 80 है, तो प्राप्तांक का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना का सभी जानते हैं कि सभी को जोड़कर 9 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को जोड़कर क्या कर देना है 9 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 27 हो गया, 79 हो गया, 62 हो गया, 57, 40, 80, 20, 71 और 80 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना आता है जोड़ने पर कितना आएगा, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ये 20 है, 20 और 70 और 20 कितना हो जाता है भाई, तो 90, 90 और 6 150, 150, 200, 240, 240 और 8 320, 320 और 20 हो जाएगा 340 और 70 हो जाएगा 410, 410 80 हो जाएगा 490, ठीक है, 400 हो गया कितना 90। अब यहाँ पे देखिए 7 और 9 7 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 9 7 16, 16 2 18, 7 25, 25 4 29, 29 और 9 38, 38 से 39, अब इसमें हम 39 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 529,
कितना हो जाएगा 529। अब इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 58.7, ठीक है, यानी लगभग जो है 58.8 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। के टाइम वन वर्क से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि के जो है अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। के जो है, ठीक है, के नाम का एक बंदा है, के नाम का एक खिलाड़ी है जो अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो अकेले जो है एक काम को ये जड़ कर दे रहा है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम 20 दिन में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, के जो है अकेले 20 दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में कर दिया। अब बोल रहा है कि एम अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, लेकिन एम जो है एक, वो इसे 30 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में? 30 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो टोटल 60 क्या हो गया, काम हो गया, तो इसको हम 3 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने से 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, ठीक है। के और एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन के जो है ना कार्य शुरू होने के 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। यानी के इन दोनों मिलकर जो है 5 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में के 3 रोटी बना रहा है, एम 2 रोटी बना रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना रोटी बनाएगा? 5 रोटी बनाएगा। तो ये जो 5 रोटी बनाएगा वो कितना, 5 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, तो एक दिन में ये 5 रोटी बना रहा है, तो 5 दिन में ये कितना रोटी बनाएगा? तो 25 रोटी बनाएगा। तो 60 रोटी टोटल था, जिसमें से 25 रोटी क्या हो गया, बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया 35 रोटी बच जाएगा। तो बोला कि एम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? इसको करना है, किसको? एम को करना है। तो 35 रोटी है और एम है बेचारा अकेला, एक दिन में 2 रोटी बना रहा है, ठीक है। तो इसे अकेला बोल रहा है ना, एम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा, यानी शेष कार्य को, तो 35/2 कर देंगे, तो 35/2 आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया आंसर हमारा, क्योंकि आगे पूछा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 व 10 का तृतीय अनुपात निकालना है। जब भी एग्जाम में तृतीय अनुपात बोले, ठीक है, 5 और 10 का क्या निकालना है? तृतीय अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 5 लिखिए और गुने 10 लिखिए और बट्टा कितना कर देना है? 5 कर देना है, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 हो जाएगा। 5 और 10 का, सॉरी 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 5 और 10 का जो है तृतीय अनुपात करना है ना, तो 5 और 10, तो 10 गुने 10 करेंगे और बटा 5 कर देंगे। 5 दूनी 10, यानी 10 दूनी हो जाएगा 20 आंसर, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब आपको ये लग रहा हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको ध्यान नहीं देना है। लिखा हुआ है कि स्क्वायर 6 यानी रूट 6 को लिखा गया है कितना, तो 2.45 लिखा गया है। स्क्वायर 6 को कितना लिखा गया है, तो रूट 6 को लिखा गया है 2.45, ठीक है। तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 3, यानी इसका मान निकालना है भाई। किसका मान निकालना है? रूट 2 और बटा 3√3 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका पहले रेशनलाइज कर दीजिए, इसका मान निकालना है, तो उधर क्वेश्चन में यही कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है, तो √3 हो जाएगा। रेशनलाइज हम करेंगे तो हमें पता है, ठीक है। रूट में ऊपर से नीचे से गुना होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? तो 3 और 3 3 हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 9 हो जाएगा, और √6 का मान दिया हुआ है 2.45, और इससे हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.272 आ जाएगा, 0.272 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है कितना दिया हुआ है, तो 42 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है 42 दिया हुआ है और उनका अनुपात 2 है। तो छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए दो संख्या है, एक है 5 और एक 2 है, उनका अनुपात दिया है। तो इन दोनों का अंतर अभी यहाँ पे कितना है? 3 है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं अंतर 42 है, तो 3 बराबर कितना का अंतर है? 42 का अंतर है, यानी ये 1 बराबर कितना का अंतर हो जाएगा? 14 का। तो संख्या में निकालना है। तो छोटी संख्या में 5 और 2 में कौन है? 2 छोटी संख्या, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा छोटी संख्या, और 14 × 70 हो जाएगा कितना? बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है।
ओ ओ गलती कर दी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 5 और 3, 5 और 3, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर हम मेरे भाई बात करें, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। और यही 2 बराबर कितना दिया है, 42, ठीक है। हम उल्टा लिख दिए थे, 21 42 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21। तो 1 बराबर 21 है, 3 दोनों में छोटा कौन है, तो 3 है, तो 21 में हम 3 से गुना कर देंगे। यानी छोटी संख्या पूछ रही तो 3 से गुना करेंगे, और बड़ी संख्या पूछती तो 5 से, तो 21 63 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है 0.236 को साधारण भिन्न के रूप में निरूपित करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ना कि 0.236 इस पे बार क्या है, बार है इस पे, तो इसको निकालना, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। 36 पे बार है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा संख्या लिखिए, और जिस पे बार नहीं है उसको घटाइए, और बट्टा जिस पे बार है उतना 9 लिखिए, जिस पे बार नहीं उतना 0 लिखिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 234/990, ठीक है। अब ये कटता है तो काट देते हैं, ठीक है। 13 से 55, 13/55 हो जाएगा, 13/55 में कट जाएगा, ठीक है। 13/55 बार में ये कट जाएगा, तो 13/55 हो गया फ्रैक्शन। अब यहाँ से हम लोग को का जो है रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और रीजनिंग में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 दोस्त एक षष्ठकोणीय मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। 6 दोस्त हैं और कैसा है, तो षष्ठकोणीय है, ठीक है। अब षष्ठकोणीय हमें तो बनाना ही नहीं आता, एक सेकंड बना ही देते हैं फिर से। तो देखिए षष्ठकोणीय हम बना दिए, कोशिश किए। अब देखिए 6 दोस्त एक षष्ठकोणीय मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। क्यू आर और एस ठीक बगल में बैठा हुआ है। क्यू आर एस जो है किधर बैठा हुआ है, तो ठीक है बगल में बैठा हुआ है। क्यू आर एस जो है ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको हम बैठाते हैं यहाँ पे, अगर हम आर बैठा देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या बैठा देते हैं, आर बैठा देते हैं, क्यू बैठा देते हैं और एस, ठीक है। तो क्यू आर एस बगल में बैठे हुए हैं। एस जो है टी के बाईं ओर बैठा हुआ, एस जो है टी के बाईं ओर बैठा है, यानी टी यहाँ पे हो जाएगा। क्यू जो है टी के बगल में नहीं बैठा, यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक और बच जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा पी। अब बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, क्यू आर के सामने है, क्यू जो है आर के सामने है, तो यही गलत है। क्यू जो है आर के सामने है बैठा है, क्यू जो है आर के सामने बैठा है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये तो हमारा सही है, क्यू जो है आर के सामने बैठा है, तो गलत, तो क्यू आर के सामने बैठा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रहा होगा, उसके बाद कौन सा संख्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए 9.3 में 10.1 हो गया, तो 9.3 में जानते कितना जुटा गया है, तो 0.8 जोड़ा गया, इसमें 0.8 जोड़ा गया, इसमें 0.8 जोड़ा गया, तो इसमें भी 0.8 जोड़ देंगे, यानी 11.7 में हम 0.8 जोड़ेंगे, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 11 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12.5 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई सांकेतिक भाषा में माइतिक को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई भी है लैंग्वेज है, मतलब जो भी है वर्ड, इसको लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में फॉक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोड हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एम को ओ लिखा गया, यानी एम 13 होता है, वो 15 यानी 2 जोड़ा गया है। तेफ में 6 है, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी एच से शुरू होगा, तो एच से एक ही शुरू है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कोड भाषा में यहाँ पे देखिए, एक कोड भाषा में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोड भाषा में 349 को लिखा जा रहा है पेंटिंग इज आर्ट, 749 को लिखा जा रहा है ड्राइंग इज आर्ट, ठीक है। यानी 349 को ये लिखा जा रहा है, 749 को ये लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार 573 का अर्थ है, लिखा जा रहा है पेंटिंग इज ड्राइंग, तो एंड का अर्थ पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एंड। अब देखिए एंड किसमें है, एंड इसमें है, इसमें संख्या कितना है, 5 7 3, तो 5 7 3 को छोड़कर जो ऑप्शन में नहीं उसको काटिए पहले, 9 तो बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि 9 तो कोड में ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड के बारे में पूछा है, हमारा एंड के बारे में हमसे पूछा है, तो दो दो में हम कॉमन देख लें। जैसे अगर हम बात करें, अब 5 7 3 को हम तुलना कर देते हैं 3 4 9 से। जैसे इसमें भी पेंटिंग इज आर्ट है, इसमें पेंटिंग एंड ड्राइंग है, तो इसका पेंटिंग में इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 3 आपको कॉमन दिखेगा, यानी पता चल गया कि पेंट 3 भी नहीं होगा। ठीक है, अब ड्राइंग वाला में कॉमन देख लेते हैं। ड्राइंग वाला में 7 4 9 है, इसमें 5 7 9 है, तो 7 यहाँ भी कॉमन हो गया, तो आंसर हो गया इसका कौन सा, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा G प्लस H का मतलब है G जो है H का पुत्र है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, और ये जो है क्वेश्चन जो है ना अच्छे लेवल का इसमें पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बोल रहा है कि G जो है अब गजब है यार, एन एन एम दिया हुआ है, के और जे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे देखिए G प्लस H का मतलब पूछ रहा है और लिखा हुआ है ऑप्शन में एन एम के लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि त्रुटि कहीं पे हमसे हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में चलिए जो है वही है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि जी एच का जो है ना मतलब है जी एच का पुत्री है, यानी प्लस का मतलब क्या है, तो देखिए जी प्लस एच का मतलब क्या है, जी प्लस एच का मतलब है कि जी जो है एच का पुत्र, जी जो है किसका पुत्र है, एच का पुत्र, यानी जी जो है एच का पुत्र है, जी जो है एच का क्या है, पुत्र। ठीक है, अब बोल रहा है कि जी माइनस एच का मतलब है जी जो है एच का पति है, और माइनस का अर्थ क्या बताता है, माइनस वाला अर्थ बताता है, यहाँ पे समझना है माइनस वाला अर्थ बताता है। तो बोल रहा है कि जे एन का सास है, तो निम्नलिखित में से किस पता चलता है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिए एन माइनस, इसको हम ले लेते हैं पहले लास्ट में शुरू से, एन माइनस एम का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ बोल रहा है ना कि जी जो है एच की पति है, यानी एन जो है एम का पति है, यानी एन जो है एम का क्या है, पति है, एन जो है एम का क्या है, पति है, यानी ये पुरुष है, ये दोनों क्या है, शादीशुदा है। फिर उसके बाद एम प्लस के, प्लस का अर्थ क्या बताता है कि जी जो है एच का पुत्र है, यानी एम जो है के का पुत्र है। ठीक है, तो एम जो है किसका पुत्र है, तो के का पुत्र है। ठीक है, एम जो है के का पुत्र है, बिल्कुल सही है। अब आगे बोल रहा है क्या, के और स्टार जे, तो जी और एच का मतलब क्या है कि जी जो है एच की बहन है, यानी के जो है जे की बहन है, के जो है जे की बहन है, यानी के जो है जे की बहन है, जे की बहन है, जे की बहन है, ये बहन हो गई। ठीक है, के जो है जे की बहन है, यानी ये माइनस है। तो निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि जे एन की सास है, तो जे देखिए एन की सास आपको दिख रहा होगा, जे जो है एन की सास है। ठीक है, तो इसी से पता चल रहा है, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ जो 31 33 है ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और अच्छा जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक परिवार में जो है 7 सदस्य, ठीक है, एक परिवार में 7 सदस्य, और 7 सदस्य कौन कौन सा है, पी क्यू आर टी यू भी है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि आर जो है एस की इकलौती पुत्री है, आर जो है वो किसकी पुत्री है, तो एस की इकलौती पुत्री है। तो मान लेते हैं कि एस की इकलौती पुत्री है, वो कौन है भाई, तो आर है, क्या है, आर है, आर जो है एस की इकलौती पुत्री। तो ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, हम आर है एस की पुत्री, तो हम इसको स्क्वायर से करते हैं, यानी ये पुत्री है, ठीक है, और ये पुत्री है तो इसको हम गोल बना देते हैं। ठीक है, कौन है भाई, आर है, ठीक है, माइनस है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आर एस इकलौती पुत्री है, ए से जो है टी का भाई है, ए से जो है वो टी का क्या है, भाई, यानी ए से जो है ना वो टी का भाई है, यानी टी जो है कोई लड़का है, इसका क्या है, भाई है। ठीक है, क्या है, ये भाई है, तो यहाँ लिख देते हैं भाई। पुरुष को हम क्या बना देते हैं, ये समझ में आ रहा है, स्क्वायर, और महिला को हम गोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से जो है टी का क्या है, भाई है। यू जो है भी का पुत्र है, कोई यू है जो भी का पुत्र, अभी पता नहीं है कौन क्या है, अब यहाँ हम लिख देते हैं यू जो है भी का पुत्र, यू किसका पुत्र है, भी का पुत्र है, यानी भी का एक पुत्र है जिसका नाम है यू। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, तो पुत्र है, इसको लिख देते हैं हम कि पुत्र। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यू जो है भी का पुत्र है, जो पुत्र है भी जो क्यू की
पुत्री है, और भी जो है क्यू की क्या है, पुत्री, यानी भी जो है ना वो क्यू की पुत्री है। यानी मान लेते हैं कि क्यू है कोई यहाँ पे, ठीक है, इसकी कौन है ये पुत्री है। तो पुत्री है, तो पुत्री है, यानी भी जो है किसकी पुत्री है, तो क्यू की पुत्री है। तो पुत्री को हमने क्या बताया था कि राउंड हम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो इसको हम जो है ये गोल घेर देते हैं। तो भी क्यू की पुत्री कौन है, भी है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि टी जो है पी का भाई है, टी जो है किसका भाई है, पी का भाई है। कोई टी है जो किसका भाई है, तो पी का भाई है। टी जो है किसका भाई है, तो पी का भाई, यानी पी कहीं होगा, ठीक है। तो पी का भाई कौन है, तो भाई टी जो है पी का भाई है। चलिए वो भी हम कर देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि P जो Q का दामाद है, P जो है ना वो Q का क्या है, दामाद है। यानी P जो है वो Q का क्या है, दामाद है, ठीक है। तो P का V से क्या संबंध है, और P का जो है V से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए P यहाँ है और V यहाँ है, तो क्या संबंध है, ठीक है। तो दामाद है और पुत्री है भी, तो V और P का संबंध क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि पति पत्नी हो भाई, ठीक है। तो पति हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एस का क्यू से क्या संबंध है, तो एस क्यू का क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि एस जो है क्यू का क्या लगेगा, एस यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो क्या लगेगा, तो पी दामाद है, पी का भाई जो है टी, ये भी दामाद लगेगा, एस भी क्या लगेगा, ठीक है। तो दामाद का भाई यानी दामाद का भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा दामाद का भाई। नेक्स्ट हमारा कि टी का यू से क्या संबंध है, टी का है। तो अगर हम बात करें टी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। टी जो है बोल रहा है कि टी जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देख लिए टी जो है यू का कौन है, तो टी यू का कौन है, टी यू जो है पुत्र है भी का, भी और पी जो है शादीशुदा है, तो वो तो चाचा लग गया ना, तो ठीक है, तो चाचा का संबंध है, तो हो गया चाचा आंसर। चलिए एक एक प्रश्न को हमने क्या दिया, कंप्लीट किया, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो इसमें तो आप नंबर छोड़ने की सोचे भी ना, ठीक है, नहीं तो आप हार्मफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ जो है 34-35, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है। एजुकेशन में कितने ऐसे जोड़े हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच आते हैं, ठीक है, ये हमें पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ई और डी, डी ई आता है, तो पहला तो मिल गया डी और ई, तो एक तो हमें मिल गया। फिर अब देखिए यहाँ से देखिए ए बी सी डी मिल गया, ठीक है, तो दूसरा मिल गया हमें। अब फिर ई, तीन मिल गया, ए बी सी डी ई तक भी है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, हो गया, ठीक है। अब डी से आई तक जाते हैं, डी ई एफ जी एच आई, यहाँ भी मिल गया हमारा, डी से आई तक भी मिल गया, यानी 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 से अधिक, 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम क्या कर देंगे कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप देख लेते हैं बिहेवियर में, बिहेवियर में ऐसे कितने जोड़े हैं बिहेवियर में। तो बिहेवियर में हम बी से शुरू करते हैं, शुरू तो वहीं से करना पड़ेगा, ठीक है, जहां से हम लोग करते हैं शुरू से देखना पड़ता है, फिर अंत से भी देखना है, आगे पीछे दोनों, ठीक है। तो अगर बी से आप देखिएगा तो कहीं आपको मिलेगा ई के बाद, देखिए ई के बाद जो है आपको मिल जाएगा आई तक आने में, ई से आई में ई एफ जी एच आई आ रहा है, ठीक है। और भी से यहाँ देखिए आर तक आने में, ठीक है। तो यहाँ कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो यहाँ 2 आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ सेक्शन बी हमारा इंग्लिश है, ठीक है, और सेक्शन बी इंग्लिश में हमारे से पूछा गया पैराग्राफ, ठीक है। तो रीड द पैसेज एंड प्रेसिस, क्या लिखना है, प्रेसिस लिखना है, ठीक है। और पैसेज जो है 1/3 लिखना है, 1/3 लिखना है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन पर लिखना है, ठीक है। तो प्रेसेज लिखने के लिए 1/3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काउंट करते हैं कि कितना वर्ड है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, यानी टोटल जो है 55, यानी मान लेते कि 56 है। तो 1/3 अगर हम इसका करें तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 1 और 3 5 15 16 3 48, यानी अगर हम बात करें 20 3 60, यानी 20 वर्ड में आपको लिख देना है, ठीक है। कितने में, तो 20 वर्ड में आपको इसको क्लियर कर देना है, ठीक है। 20 वर्ड में हमें क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। तो मेन पॉइंट इसमें से हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मेन पॉइंट हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज
हम लिख देंगे इंटरकनेक्टेड, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन हैज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए कि आप लिखिएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंटरकनेक्ट, अपने से खुद नहीं जोड़ना है, इसी में से जो है लिखना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। तो लीडिंग टू, ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज, तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा क्या करेंगे कि बूस्टिंग ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ टॉपिक को हम यहाँ लिख सकते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। तो लीडिंग यहाँ क्या लिख सकते हैं, लीडिंग टू क्या, लीडिंग टू कल्चर एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज, दिस इंटरकनेक्ट, अगर हम यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे इग्नोर कीजिए, दिस इंटरकनेक्टेड हैज ब्राउट बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, इट हैज फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विस, इट हैज आल्सो राइज्ड कंसर्न अबाउट जॉब लॉसेज इन डेवलपमेंट कंट्री। तो यहाँ पे जो है राइज कंसर्न, यहाँ जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिए, इट हैज नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखिए राइज जो है ना, ठीक है, राइज कंसर्न्स अबाउट जॉब लॉसेस इन डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट कंट्री, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं एंड होमोजेनेशन कल्चर। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिख लेना है, पहले तो इतना लिख देंगे, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इट हैज फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ लिख देंगे इट हैज जो है फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एंड इट हैज राइज्ड कंसर्न अबाउट द जॉब लॉसेस डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है, ये भी हम लिख देंगे, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्री एंड होमोजेनेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। अब देख लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया, ठीक है, हो गया इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा राइट अ लेटर टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द पुलिस ऑफरिंग रिगार्डिंग, और पुलिस ऑफिस रिगार्डिंग, यानी 50 वर्ड में पुलिस ऑफिस में आपको लिखना है कुछ लेटर। और वो लेटर क्या है, एक तो चेन स्नैचिंग होता है ना, ठीक है, चेन स्नैचिंग मतलब छीन छोर होता है आपके साथ, ठीक है, चेन को स्नैच कर लिया जाता है, दिल्ली में खास करके मामला आपको देखने को मिलेगा, या प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, लेकिन चेन स्नैचिंग में गला से जो है सोने के चैन जो है छीन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेटर देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा हॉलीगेनिज्म, ठीक है। हॉलीगेनिज्म क्या होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो चेन स्नैचिंग पे हम लोग देख लेते हैं, चेन स्नैचिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहले चेन स्नैचिंग है, चेन स्नैचिंग से पहले क्या है, सॉरी, चेन स्नैचिंग से पहले यहाँ पे देखिए राइट लेटर लिखना है ना, तो ठीक है, चेन स्नैचिंग पे हम और लेटर ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, टू द ऑफिसर इन चार्ज, जो भी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर चार्ज आएगा उस पर हम लिखेंगे टू द ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, टू द ऑफिसर इन चार्ज। पुलिस स्टेशन नेम, जैसे अगर मान लीजिए कि जहां भी आपका स्टेशन है, थाना है आपका, ठीक है, वहां। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, कंप्लेंट अबाउट चेन स्नैचिंग। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट चेन स्नैचिंग है, तो सबसे पहले टू द ऑफिसर इन चार्ज, ये तो लिखना आपको आना चाहिए। पुलिस के पास हम लिख रहे हैं तो क्या होता है, टू द ऑफिसर इन चार्ज। ऑफिसर इन चार्ज करने का मतलब क्या है, जो भी थाना प्रभारी होता है, ठीक है, ठीक है, जो चार्ज लिया हुआ है उस पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, बहुत शॉर्ट में लिखना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या दो चार्ज लेना ऑफिसर होगा, ये तो महिला होगी, पुलिस होगी, ठीक है। आई विश टू रिपोर्ट ए चैन स्नैचिंग दैट ऑक्योर्ड, ठीक है। डेट लिख देना है, कहाँ पे किया गया, आपको छीना गया, ठीक है, वहां लिख देना है। टू मेन ऑन अ बाइक, दो आदमी थे एक बाइक पे, स्नैच माई गोल्ड चेन एंड ई एस्केप्ड, और क्या किए, भाग गए, ई एस्केप्ड हो गए, ठीक है। प्लीज रजिस्टर माई कंप्लेंट एंड टेक एक्शन, हो गया। नॉर्मली लिखना है, फिर थैंक यू, योर नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल, वही हिंदी में अगर आपसे लिखना हो तो यहाँ लिख देना है, वही नॉर्मल है, कुछ है नहीं तामझाम। प्रति प्रभारा अधिकारी, किसके, तो लिखना है, प्रति नहीं लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ जहाँ लिखना है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो प्रभारा अधिकारी, थाना नाम लिख देना है। विषय क्या है आपका, तो चैन स्नैचिंग की शिकायत है। महोदय या महोदया, मैं तारीख इतना स्थान पर हुई चैन स्नैचिंग की सूचना देना चाहता हूं या चाहती हूं, दो बाइक सवार मेरी सोने की चैन छीनकर भाग गई, कृपया मेरी शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करें, हो गया। अब यहाँ पे लिख देना है धन्यवाद, आपका नाम और संपर्क विवरण दे देना, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, नेक्स्ट हमारा था क्या, नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे देखिए क्या है, होलीगेनिज्म, होलीगेनिज्म पे हमारा है, ठीक है। तो होलीगेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख देना है टू द ऑफिसर इंचार्ज, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, उस पे पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अबाउट जो है होलीगेनिज्म, ठीक है, उसके साथ जो होलीगेनिज्म का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो ये तो हमेशा आपको जहां मन तहां दिखाई देगा। होलीगेनिज्म यानी उपद्रवी होता है, होलीगेनिज्म का मतलब क्या होता है, उपद्रवी होता है। तो उपद्रवी जो होता है ना, ठीक है, तो उस पे जो है आपको शिकायत करना है, तो वही लिखना है रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ठीक है। फिर उसके बाद आई विश टू रिपोर्ट अ होलीगेनिज्म इंसिडेंट बाय ग्रुप ऑफ यूथ ऑन डेट इतना तारीख, लोकेशन लिख देना है कि यहाँ पे हुआ। दे काउज्ड पब्लिक डिस्टर्बेंस एंड थ्रेटेंड लोकल्स, ठीक है, वो क्या कर रहे थे भाई, पब्लिक डिस्टर्ब कर रहे थे, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे थे, एंड थ्रेटेंड लोकल्स, और धमकी दे रहे थे लोकल को। प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एंड एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। फिर वहां पे लिख देना है थैंक यू, योर नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सब आपको क्या कर देना है, पे लिख देना है, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वही हिंदी में अगर लिखना हो तो वही लिखना है भाई। प्रति प्रभाराधिकारी विषय क्या है, उपद्रव की शिकायत। महोदय महोदय मैं तारीख इतना स्थान युवक द्वारा किए गए उपद्रव की शिकायत करना चाहती हूँ, उन्होंने सार्वजनिक शांति भंग की और लोगों को डराया धमकाया, कृपया सख्त कार्रवाई करें, ठीक है। और फिर यहाँ लिख देना है सर धन्यवाद, ठीक है। फिर अपना नाम लिख देना है और संपर्क विवरण लिख देना, हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड, 100 वर्ड में लिखना है अबाउट वन टॉपिक्स। तो इन तीनों में से कोई टॉपिक पे लिखना है। तो पहला हमारा क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का मतलब क्या है, खोज जननी है। नेसेसिटी ऑफ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहने का मतलब क्या है, आवश्यकता ही क्या है। नेसेसिटी मतलब क्या होता है, आवश्यकता होता है। तो मदर ऑफ इन्वेंशन है यानी खोज ही, आवश्यकता ही क्या है, जननी है, खोज की क्या है, जननी है। तो इस पे हमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। फिर थर्ड है हमारा चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, मैन का पिता होता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेसेसिटी, ठीक है, यहाँ पे हमारा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मीन्स दैट व्हेन पीपुल रियली नीड समथिंग दे फाइंड वे टू मेक इट या सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहने का मतलब क्या है, यानी जरूरत ही माता की जननी है कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जब लोगों की वास्तव में रियली नीड समथिंग, वास्तव में उसकी आवश्यकता होती है, दे फाइंड वे टू मेक इट या सॉल्व द प्रॉब्लम, तब उसे वो क्या करते हैं, खोजते हैं या उसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैनी यूजलेस थिंग्स, अगर हम बात करें बहुत सारा जो यूजलेस थिंग्स वेयर इन्वेंटेड बिकॉज समवन नीडेड देम, बहुत सारा यूजलेस थिंग्स है, क्यों खोजा गया, इन्वेंट किया गया, क्योंकि समवन नीडेड देम, किसी न किसी को उसकी क्या थी, आवश्यकता थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पीपुल मेड द टेलीफोन टू टॉक फ्रॉम फार अवे, यानी पीपुल ने जो है क्या बनाया, टेलीफोन बनाया, क्यों बनाया, दूर बात करने के लिए बनाया, दूर से भी हम बात कर सकते हैं। एंड कार्स, फिर उसके बाद कार बनाया टू ट्रेवल फास्टर, किस लिए, तो फास्ट ट्रेवल करने के लिए। When life becomes difficult, लाइफ जो है जीवन क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, पीपुल थिंक ऑफ न्यू एंड स्मार्ट आइडियाज टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। पीपुल जो है, लोग जो है वो क्या करते हैं, थिंक ऑफ न्यू, पीपुल जो है ना सोचते रहते हैं नए नए आइडिया, स्मार्ट आइडिया, और उसे क्या बनाते हैं, मेक थिंग्स बेटर बनाते हैं। प्रॉब्लम्स एंड नीड्स हेल्प अस बिकम मोर, प्रॉब्लम जो है, ठीक है, एंड नीड्स हेल्प अस बिकम मोर क्रिएटिव, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, कठिनाइयां आती है, वो हमें वो क्या बनाती है, हमें मदद करती है, किस लिए मदद करती है, ठीक है, बिकम मोर क्रिएटिव, अच्छे क्रिएटिव करने में, ठीक है। कठिनाई जीवन में आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है कि दिस शोज दैट, क्या है कि दिस शोज दैट द इन्वेंशन ऑफ्टेन हैपन नॉट जस्ट फॉर कंफर्ट, ठीक है, ये दिखाता है कि जो इन्वेंशन है, खोज है, वो ऑफ्टेन यानी प्राय जो है हैपन नॉट जस्ट फॉर कंफर्ट, कंफर्ट करने के लिए जो है ये नहीं होता है, ठीक है, बट बिकॉज, लेकिन क्योंकि दे आर नीडेड, क्योंकि ये सभी क्या है, हमारे जरूरतें हैं। सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड पीपुल वर्क हार्ड एंड क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग नीड पड़ती है लोगों को, तो क्या करते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं और नए चीजों को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे हो गया। अब हिंदी में यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेते हैं, ठीक है। आवश्यकता ही क्या है, माता की जननी है। अब देखिए यहाँ पे आवश्यकता आविष्कार की जननी का मतलब क्या है कि जब किसी चीज को बहुत जरूरत होती है तो लोग उसे बनाने या समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई उपयोगी चीजें जरूरत की कारण ही बनी है, जैसे दूर बात करने के लिए टेलीफोन और जल्दी यात्रा करने के लिए गाड़ी बनाई गई है। जब जीवन में मुश्किलें आती है तो लोग नए और अच्छे विचार सोचते हैं। जरूरत हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, इसलिए कहा जाता है कि जब सच्ची जरूरत हो तभी इंसान कुछ और उपयोगी आविष्कार करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दूसरा था वेयर देयर इज विल। वेयर देयर इज विल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वेयर देयर इज विल का मतलब क्या होता है। वेयर देयर इज का मतलब होता है जहां चाह वहां राह, ठीक है। हम क्या करते हैं, जहां चाह वहां राह बनाते हैं, जहां जो हम चाहते हैं वहां हम राह बनाते हैं। तो देयर इज वेयर देयर इज अ विल का मतलब क्या है, जहां चाह वहां राह। देयर इज अ वे मीन्स दैट इफ वी रियली वांट टू डू समथिंग, ठीक है। देयर इज वे, ये वह रास्ता है, मीन्स मतलब होता है कि दैट इफ वी, अगर हम रियली वांट टू डू समथिंग, अगर जो है हम लोग सच्चे मतलब रियली वास्तव में अगर हम जो चीज चाहते हैं, वी कैन फाइंड अ वे टू डू इट, तो हम रास्ता खोज ही लेते हैं, ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, हमें नहीं पता कि वो कितना कठिन हो सकता है। नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है वो कितना कठिन है। अ स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प अस, हम सभी के जो मजबूती विल पावर रहेगा वो हमें क्या करता है, मदद करता है। फेस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एंड नॉट गिव अप, और हार नहीं मानते। मैनी पीपुल सक्सेड इन लाइफ बिकॉज दे नेवर स्टॉप ट्राइंग, ठीक है। बहुत से लोग जो है वो सक्सेड किए, क्यों, क्योंकि जो है ना वो लाइफ में क्यों किया, क्योंकि वो दे नेवर स्टॉप ट्राइंग, वो कोशिश करना रुके ही नहीं है, कोशिश करना वो कभी स्टॉप ही नहीं किया, ठीक है। इवन व्हेन द पाथ इज डिफिकल्ट, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। इफ वी स्टे फोकस्ड एंड हार्ड वर्क, अगर हम स्टे करते हैं हार्ड वर्क पे, फोकस करते हैं, तो वी कैन रीच आवर गोल, तब हम क्या करते हैं, गोल के पास पहुंच ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हु स्टडी विल फुल एफर्ट, जब स्टूडेंट जो है पढ़ता है अपनी फुल एफर्ट के साथ, इवन इन टफ सिचुएशन, मतलब एकदम टफ सिचुएशन में भी, ऑफ्टन टू डू वेल, ठीक है, ऑफ्टन डू वेल, तब क्या होता है, प्राय वो जो अच्छा ही होता है। दिस सेइंग टीच अस, मतलब ये सभी जो हमें बताती है, सिखाती है, दैट विथ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन रहे और हार्ड वर्क रहे तो हम कुछ भी जीवन में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जहां चाहे वहां राह का मतलब क्या है, अगर हम किसी काम को सच्चे मन से करना चाहें तो उसका रास्ता जरूर मिल जाता है। मजबूत इच्छा शक्ति हमें मुश्किलों से लड़ने और हार न मानने की ताकत देती है। कई लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। अगर रास्ता कठिन भी हो तो मेहनत और लगन से मंजिल पाई जा सकती है। जैसे जो छात्र कठिन हालात में पूरी लगन से पढ़ाई करता है वे अच्छे परिणाम लाते हैं। और यह कहावत हमें सिखाती है कि इच्छा हो तो कुछ भी संभव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा है नेक्स्ट हमारा था 100 वर्ड में लिखना था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी बालक ही पुरुष का पिता है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट अ चाइल्ड अर्ली एक्सपीरियंस शेप हु दे बिकम एज एडल्ट्स। बालक ही पुरुष का पिता का मतलब क्या है कि एक बच्चे की शुरुआती अनुभव वही बनाते हैं जो बड़ा होकर बनता है। द हैबिट, वैल्यूज एंड लेसन लर्न इन चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन थिंक्स। ये जो हैबिट होता है, ठीक है, ये जो हैबिट होता है, आदत होता है, वैल्यू है, जो भी मूल्य है, एंड लेसन है जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, इन चाइल्डहुड, बचपन में, इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन थिंक, वो सिखाता है कि कैसे जो है लोग को सोचना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, उसके साथ, लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, किस और इंटरेक्ट करना चाहिए विथ अदर लेटर इन लाइफ, ठीक है। चिल्ड्रेन आर लाइक द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। चिल्ड्रेन जो होते हैं वो क्या है, बिल्डिंग का फाउंडेशन है भाई। द वे द आर राइज्ड, ठीक है, द वे द राइज्ड व्हाट दे आर टॉट, ठीक है, एंड हाउ दे एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑल कंट्रीब्यूट टू द पर्सन दे ग्रो इनटू, ठीक है। बच्चे ही सबकी, हम सभी जानते हैं कि बच्चे क्या है, वो भविष्य का भाई, मतलब हम कहते हैं ना कि बच्चे जो है देश का भविष्य है, ठीक है, वही है। इफ चिल्ड्रन आर टॉट काइंडनेस, बच्चों को जो है सिखाना चाहिए था, क्या काइंडनेस सिखाना चाहिए, काइंडनेस, रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, और हार्ड वर्क करनी, मेहनत सिखाना चाहिए। दे आर लाइकली टू कैरी दीज क्वालिटीज इनटू एडल्टहुड, और ये सभी जो है कैरी करना उन्हें सिखाना चाहिए, कहां से क्वालिटी आना चाहिए, अडल्टहुड से, ठीक है। दिस सेइंग हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड चाइल्डहुड इन शेपिंग पर्सन इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए, बालक ही पुरुष का पिता है, यानी इसका मतलब क्या है कि बच्चे की शुरुआत अनुभव वही बनाते हैं
जो वह बड़ा होकर बनता है। बचपन में सीखी गई आदतें, मूल्यों और शिक्षा का प्रभाव जीवन भर रहता है। बचपन में हम जो सीखते हैं वो जीवन भर उसी पे हम चलते हैं। ठीक है, बच्चों को जिस तरह से पाला जाता है, जो कुछ सिखाया जाता है और जो अनुभव उन्हें मिलते हैं, वो सभी उनके व्यक्तित्व के आकार देते हैं। अगर बच्चे को दया, सम्मान और मेहनत की शिक्षा दी जाती है तो वह यह गुण अपने बड़े होने पर भी अपनाते हैं। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि एक अच्छे बचपन का भविष्य पर गहरा असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि करेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कैंसिव लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिव जो है ना वो क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको करेक्ट करने के लिए तो सेंटेंस आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सही से पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो लिखा हुआ है वो सही में है वास्तव में या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको तो वर्ड पावर पर कंट्रोल होना चाहिए, वर्ड मीनिंग पे, तभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय तो है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसीव होता है, कैंसिव नहीं होता है। क्या होता है? कंसीव होता है, CONCEIV, कंसीव होता है। क्या होता है? कंसीव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इम्बैरेस लिखा हुआ है। ठीक है, इम्बैरेस भी क्या लिखा हुआ है? तो इम्बैरेस भी गलत लिखा हुआ है। तो इम्बैरेस का क्या होता है? तो EMBARRAS होता है, इम्बैरेस। ठीक है, इम्बैरेसमेंट, तो EMBARRASSMENT, इम्बैरेसमेंट, ये भी पूछता है एग्जाम में, इम्बैरेसमेंट। ठीक है, तो इम्बैरेस जो लिखा EM डबल भी नहीं होता, IMBARRAS, इम्बैरेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है कि करेक्ट द सेंटेंस रीराइट देम, इनको करेक्ट करना है, इसको सही लिखना है। तो देखिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, दिस इज वन ऑफ, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। यहाँ पे देखिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो होगा ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक नहीं होगा। जब भी वन ऑफ द बेस्ट का इस्तेमाल होता है, वन ऑफ द का इस्तेमाल होता है, तो हम आगे जो आता है ना वो प्लूरल आता है। यहाँ पे बुक लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? बुक्स होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा? बुक्स होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, आई हैव एवर रीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव बाउट। ठीक है, ये वही किताब है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको सही करना है। तो देखिए, तो दिस इज ओनली बुक लिखा हुआ है तो ओनली दैट बुक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसमें जो है दैट जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सी राइट अ लेटर टू हिज फादर। ठीक है, सी राइट अ लेटर टू हिज, यहाँ पे सी है तो प्रेजेंट में राइट्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। ठीक है, एस जुड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी जो है 20 अंक का पूछा जाएगा ये भी। ठीक है, तो इस पे जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है नीचे दिए गए शीर्षक में किसी किसी एक पर 150 शब्दों में लिखना है। तो न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ता जो है राजनीतिक हस्तक्षेप, ये पे हमें लिखना है। और दूसरा हमारा जो है नई शिक्षा नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। नई शिक्षा नीति को हम लोग देख ही लेते हैं। नई शिक्षा नीति पे नई शिक्षा नीति तो इंपॉर्टेंट है, न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया में जो है राजनीतिक जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये सच्चाई है। अब देखिए वर्तमान समय में न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप एक गंभीर समस्या बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए।
ताकि वह सभी नागरिकों को समान न्याय दे सके। लेकिन जब राजनीति ठीक है, याद रखना है, राजनीति न्यायिक निर्णयों में हस्तक्षेप करती है तो इसका प्रभाव न्यायपालिका को निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। राजनीतिक दबाव के कारण न्यायाधीश पर गलत तरीके से फैसले लेने का दबाव डाला जाता है और यह स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इसे आम जनता के न्यायपालिका पर विश्वास घटता है और लोकतंत्र जो होता है क्या होता है, कमजोर होता है। इस समस्या का समाधान यह है कि न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया जाए ताकि वह बिना किसी दबाव के सही और निष्पक्ष निर्णय ले सके। साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप पर कड़ी निगरानी भी रखी जाए। नेक्स्ट हमारा है जैसे इसी का इंग्लिश में हम देख लेते हैं, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए इन टूडेज टाइम, आज के समय में इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी बढ़ते जा रहा है भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस हैज बिकम अ सीरियस इशू। बहुत बड़ा इशू भी बन चुका है, सीरियस है भाई इशू। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर हम लोकतांत्रिक सिस्टम की अगर बात करें तो द जुडिशरी शुड रिमेन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। ठीक है, द जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, शुड रिमेन इंडिपेंडेंट, उससे क्या चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इम्पार्शियल रहना चाहिए, सो दैट इट कैन प्रोवाइड इक्वल जस्टिस टू ऑल सिटीजन, जो क्या कर सके, सभी को इक्वल प्रोवाइड कर सके जस्टिस, न्याय जो है सभी सिटीजन को इक्वल प्रोवाइड कर सके। हाउएवर व्हेन पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस इन जुडिशियल, जब क्या होता है कि पॉलिटिकल जो होते हैं वो जुडिशियल डिसीजन में इंटरफेयर करते हैं तो इट अफेक्ट्स द इम्पार्शियलिटी। ये क्या होता है, इम्पार्शियलिटी हो गया, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, और पॉलिटिकल प्रेशर से क्या होता है कि जज आर समटाइम्स फोर्स्ड टू मेक डिसीजन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं। द सिचुएशन वर्सेंस व्हेन दोज इन पावर यूज द जुडिशियल प्रोसेस फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट। दिस लीड्स टू अ लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशियरी एंड वीकनेस डेमोक्रेसी। ठीक है, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज to ensure complete independence of the judiciary, allowing it to make fair and unbiased decision without any external influences. Additionally, strict monitoring should be enforced to prevent political interference in the judicial process. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नई शिक्षा नीति पे निबंध। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो है 2020 पे निबंध देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देश की शिक्षा प्रणाली की ओर अधिक समावेशी, लचीला और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का उद्देश्य रखती है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य देश के शिक्षा बजट को जीडीपी का 6% तक बढ़ाना है, जो वर्तमान में कितना है, 3% है। ठीक है, शिक्षा नीति की बात करें तो यह नीति जो है 5, 3 और 5 + 3 + 3 + 4 ठीक है, शैक्षिक संरचना को लागू करती है, जो पुराने 10+2 सिस्टम की जगह एक अधिक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा का महत्व बढ़ाया गया है ताकि 2025 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को जो है मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया है ताकि छात्रों को रोजगार योग्यता बढ़े। इसके अतिरिक्त शिक्षा को प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और ताकि डिजिटल विभाजन को दूर किया जा सके और शिक्षा सभी तक पहुंच सके। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो छात्रों में रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और जीवन भर सीखने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं ताकि वे तेजी से बदलते हुए संसार में सफलता प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्स टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम बाय मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड अलाइंड विद द नीड्स ऑफ द 21वीं सेंचुरी। One of its key objects is the increase the education budget to 6% of GDP, up from the current 3%. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि द पॉलिसी इंट्रोड्यूस अ न्यू 5+3+3+4 सर्कुलर स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग द ओल्ड 10+2 system to provide a more holistic approach to learning.
It emphasizes early childhood care and education for children aged 3 to 6 years, aiming to ensure quality education for all by 2025. The NEP also focus on vocational education and skill development, integrating this into mainstream education to enhance employability. Additionally, it promotes the use of technology in education, aiming to bridge the digital divide and make learning more accessible. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा in conclusion NEP 2026 to create an education system that fosters creativity, critical thinking and lifelong learning, preparing students to thrive in a rapidly changing world. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा है हिंदी से ही क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रेता कंपनी को एक पत्र लिखना है जिसमें उनमें मंगाए गए सामान के शीघ्रतम वितरण का करना है। तो देखिए इसमें कुछ है करना नहीं भाई, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है विक्रेता कंपनी का नाम लिखिए, किस कंपनी का है, कंपनी का पता लिख दीजिए। ठीक है, सेकंड है विषय लिखना है, आदेशित सामान के शीघ्रतम वितरण हेतु। ठीक है, फिर वहां पे हम लिखेंगे क्या, तो महोदय है। ठीक है, फिर यहाँ लिखना है सादर निवेदन है कि हमने अपनी कंपनी से सामान का नाम लिखना है, फिर आदेश संख्या लिखना है। ठीक है, पर इतने तारीख को मनाया था, हम अत्यंत आभारी होंगे कि यदि आप हमारे आदेश के सामान की शीघ्रता वितरण कर सके, क्योंकि ये हमारे कार्य में अत्यधिक आवश्यक है। हम समझते हैं कि आप उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध सेवा प्रदान करने में सक्षम है। कृपया इस आदेश की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इसे जल्दी से जल्द वितरण करें ताकि हमारी कार्य प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। हम आपके उत्तर की बेसब्री से इंतजार करेंगे और आशा करते हैं कि आप हमारे अनुरोध को शीघ्रता से पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका विश्वासी, आपका नाम, कंपनी का नाम और आपका संपर्क विवरण दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य लिखना। ठीक है, अब पहला है मुहावरा खून सफेद होना। ठीक है, खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका खून सफेद होना का मतलब क्या होता है? अपने संबंधों को भूल जाना। अब खून लाल मतलब खून का कलर हम लोग का सेम है, यानी संबंध है। अब खून सफेद हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे भाई खून सफेद हो गया। जैसे खून सफेद कब हो गया? संबंधों को भूल जाना। संबंध आपके जो संबंधी है मुसीबत में आपके साथ नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि अब हमारा जो है खून सफेद हो चुका है, यानी आप अपने संबंधों को क्या हो गए, भूल गए। तो लिखेंगे लालच ने उसका खून सफेद कर दिया। ठीक है, अपने संबंध को भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कान पर जू न रेंगना, यानी किसी बात का उस पर प्रभाव न पड़ना, यानी बार बार समझाने पर भी उसके कान पर जू नहीं रेंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, रेंगे नहीं रेंगी। नेक्स्ट हमारा है हाथ का मैल। हाथ का मैल क्या होता है? पैसा तो हाथ का मेल है, इसे सही जगह लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब अस्थायी चीज। ठीक है, अस्थायी चीज यानी परमानेंट नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का मतलब क्या? छोटी बात से गहरी बात कह देना। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि शिक्षक की एक बात ने गागर में सागर भर दिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो पहला हमारा है कि राम ने विद्वान आदमी से मुलाकात की। राम ने किससे की? तो राम ने विद्वान आदमी से मुलाकात की। राम ने विद्वान आदमी से मुलाकात की। यहाँ पे सेंटेंस कुछ है, यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही लिख दिया गया है। ठीक है, टाइप हो रहा था तो ये सही हो गया, टाइप पहले से ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए शिक्षक ने छात्रों को प्रोत्साहन दिया। तो शिक्षक ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। क्या हुआ? प्रोत्साहित किया, यहाँ लिख देंगे। पर्वत पर चढ़ाई आसान नहीं है। पर्वत पर चढ़ाई आसान जो है ना नहीं है। क्या हो जाएगा? नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गंगा नदी भारत का महत्वपूर्ण नदियों में से एक है होगा या क्या? गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे ने बगीचों में फूल का तोड़ा। या फूल को हो जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा। सेक्शन डी जो हमारा है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित है। तो पहला हमारा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है भाग 4 अनुच्छेद 44 DPSP में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या था? तो था गंगा नदी का संरक्षण और सफाई करना। भारत का पहला जो है ग्रीन
फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है वही है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका क्या था? तो कृषि विकास था पहला पंचवर्षीय योजना, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इतने सारे टॉपिक को कवर किया। अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। जय हिंद, राम राम।